जय श्री कृष्णा साथियों, आप सभी का मैं राहुल सिंह एबीसी एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों मैं आप सभी के सामने राजस्थान हिस्ट्री का एक टॉपिक जो एकीकरण के नाम से जाना जाता है और वो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों तो आप सभी से निवेदन है कि एबीसी एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। साथियों तो आइए साथियों, हम आज राजस्थान के इतिहास के जो टॉपिक है हमारा एकीकरण, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राजस्थान का एकीकरण शब्द क्या है। सबसे मुख्य बात ही यही पूछी जाती है कि एकीकरण किसे कहते हैं। देखो, एकीकरण यानी कहते हैं ना, गांवों के अंदर एक बात आती है कि गांव का मीना एक बात है कि जो अगर बिखरे हुए होते हैं उनको क्या करना, मिलाना। तो अगर जिनको मिला लिया वो एकत्रित हो गए और एकत्रित होने की वजह से उसी को नाम दे दिया एकीकरण करना। तो राजस्थान भी क्या था, जब स्वतंत्रता नहीं मिली तो राजस्थान ही नहीं पूरा भारत, कहा जाता है कि भारत के अंदर कुल मिलाकर उस समय 562 और 63 कहते हैं। तो 562 क्या थी, रियासतें थी। तो इन 562 रियासतों का क्या किया गया, विलय किया गया। इसका मतलब भारत जो था वो 562 रियासतें, छोटी या बड़ी रियासतों में क्या था, बटा हुआ था। तो इन 562 रियासतों का भारत में क्या किया गया, विलय किया गया। उसमें से जो राजस्थान था, अब इस राजस्थान में रियासतें, ठिकाने, तीसरी बात है रियासतें, ठिकाने, और तीसरा था एक चीफ कमिश्नरी से। अब कहा जाता है कि अगर आज यहां पर राजस्थान का, यहां अपितु पूरे भारत का अगर विलय नहीं किया होता तो आज भारत के अंदर एक भारत नहीं होता, अखंड भारत नहीं होता। जबकि यहां पर भारत में 562 देश होते। यानी आपने उदयपुर जोधपुर अगर जानो वे तो नहीं, तो क्या करना होता, वीजा लेना होता। वीजा लेकर ही हम क्या कर पाते हैं, जोधपुर जा पाते हैं। क्योंकि यह आपको पता होगा कि ये जो यूरोप है, उस यूरोप के अंदर छोटे छोटे देश हैं, जो 28 देशों का एक संघ है, जिसमें से एक देश को निकाल दिया गया और वर्तमान में अभी 27 देशों का संघ बना हुआ है। तो 28 देश हैं। उसी प्रकार से अगर आज भारत का विलय नहीं हुआ होता तो भारत में 562 देश, और हमारे राजस्थान की बात आ जाए तो राजस्थान में जो 19 रियासतें थी वो 19 रियासतें नहीं बल्कि 19 देश बन जाते। क्या बन जाते, 19 देश बन जाते। तो इन 19 देश को ही, यानी 19 रियासतों का ही विलय किया गया। और यहां पर एक ठिकाना था, ठिकाने थे 3। कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे। और एक था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, और उस चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्या था, एक था और उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा जो था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, इन सभी का क्या किया गया, राजस्थान संघ में विलय किया गया। और यह जो विलय हुआ, कहा जाता है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में मिलाकर किया गया। लेकिन राजस्थान का जब एकीकरण हुआ तो किस तरीके से एकीकरण हुआ, क्या क्या बाधाएं आई, इससे पहले किस विभाग के द्वारा इसका एकीकरण किया गया, किस किस राजा ने कहां पर मिलने की बात कही, ये सारी चीजें हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तब जाके क्या होगा, इसका एकीकरण कंप्लीट होगा। साथियों तो ये राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है, इस एकीकरण में बाधाएं क्या आई, या किसने यहां पर विभाग की स्थापना की, इसके अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे, उन सभी के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है यहां पर राजस्थान के एकीकरण में, तो वो आती है कि यहां पर जो एकीकरण हुआ ये किस विभाग के द्वारा किया गया। तो यहां पर कहा जाता है कि एक विभाग की स्थापना की गई और उसे कहा गया, क्या कहा गया, रियासती विभाग। क्या कहा गया, रियासती विभाग। भारतीय रियासती विभाग भी कहा जा सकता है। तो उसका नाम था रियासती विभाग। रियासती विभाग। और इसी रियासती विभाग में था एक सचिवालय। क्या था, सचिवालय।
तो इसी सचिवालय को रियासती सचिवालय कहा गया। और इस सचिवालय की जो का रियासती विभाग जो था, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले कि इस विभाग की स्थापना कब की गई, तो इसकी याद रखना 5 जुलाई 1940 को इस विभाग की स्थापना की गई। और यह जो सचिवालय था, इस सचिवालय के एक तो बनाए गए अध्यक्ष और एक बनाए गए सचिव। एक तो बनाए गए अध्यक्ष और दूसरे बनाए गए सचिव। अब बात आती है कि अध्यक्ष कौन थे और दूसरी बात आती है कि सचिव कौन थे। दोनों चीजें पूछी जाती है कि अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे। तो बात आती है सबसे पहला अध्यक्ष के बारे में जानकारी होनी चाहिए हमें, क्योंकि यही मिलकर क्या करेंगे, राजस्थान का एकीकरण करेंगे, यानी अपितु पूरे भारत का एकीकरण करेंगे। तो उसमें अध्यक्ष का जो नाम था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी इस पूरे एकीकरण का जो श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही राजस्थान का क्या किया है? पूरा एकीकरण किया है। तो राजस्थान का एकीकरण हो गया। अब राजस्थान के एकीकरण में जो अध्यक्ष बने वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने और इसके एक सचिव भी बनाए गए। तो वो सचिव कौन थे? उस सचिव का नाम था वीपी मेनन। क्या नाम था? वीपी मेनन। अगर आपसे यहां पर वीपी मेनन की एक कभी कभी क्या है पूछ लेने में कुछ भी पूछ सकते हैं, यहां पर एक पुस्तक पूछी जाती है कि वीपी मेनन के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई। तो उनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका नाम था द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आपके वीपी मेनन के द्वारा, जिसमें इस एकीकरण के बारे में विस्तृत इन्होंने क्या दी है? जानकारी दी है। आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा साथियों। इनकी पुस्तक का नाम आपको कहीं से ढूंढना होता है। मैंने भी बहुत सारी कोशिश की है, उसके बाद ही आप सभी के सामने ये सारी चीजें मैं लेके आया हूं। लेकिन आपको इस लेवल का बता दूंगा कि ताकि आपको कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी ना पड़े। नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके बाद में अब क्या हुआ? रियासती सचिवालय की स्थापना हो चुकी है, लेकिन इसके बाद में यहां पर जब एकीकरण हुआ तो यहां पर 2 प्रकार के विलय पत्र दिए गए। कितने प्रकार के पत्र दिए गए? 2 प्रकार के पत्र दिए गए। अब 2 प्रकार के जो पत्र थे वो कौन कौन से, किस प्रकार के पत्र थे? तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट आता है कि यहां पर जो 2 पत्र थे वो पत्र कौन कौन से थे। तो दोनों पत्रों का नाम आपको याद होना चाहिए। एक का नाम तो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ, क्या नाम था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या नाम था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो पहला तो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक तो ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये विलय पत्र था। और दूसरा जो था आपका वो था स्टैंड स्टिल। क्या नाम था? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। नाम याद रखना, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। दोनों ही थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। दोनों का ही कुछ अलग अलग अर्थ था। सबसे पहली बात आती है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये कौन सा किस प्रकार का पत्र था। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो पत्र है, ये पत्र एक प्रकार का क्या था? सहमति पत्र था। किस प्रकार से सहमति थी? कि कोई भी रियासत या तो भारत संघ या किस पर, पाकिस्तान में मिल सकती है, लेकिन उनको कहां पर साइन करना होगा? यहां पर। भारत के लिए, हम भारत के लिए पढ़ रहे हैं तो भारत के लिए यहां पर ये इसके ऊपर साइन करना होगा। और भारत में भी राज्य बन रहा है राजस्थान, तो राजस्थान में मिलने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कोई रियासत है और उस रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने, तो उनको यहां पर हस्ताक्षर करने होंगे। लेकिन
अगर कोई बड़ी रियासतें हैं तो वो बड़ी रियासत नहीं कि मुझे तो किसी में मिलना नहीं है, मैं तो अपने आप में अकेला रहना चाहता हूं। अगर ऐसा भी कोई सोचता है, कोई रियासत है, तो वो किस पर साइन करेगी? स्टिल एग्रीमेंट पे। तो ये तो क्या था? यथास्थिति सहमति पत्र। ये तो था यथास्थिति सहमति पत्र। तो ये था यथा स्थिति सहमति पत्र। ये यथा स्थिति सहमति पत्र था। और ऊपर वाला जो पत्र है वो किस प्रकार का पत्र था? तो ये था कि राजस्थान या भारत संघ में विलय के लिए। तो ये और राजस्थान या भारत संघ में विलय हेतु सहमति पत्र। सहमति पत्र था साथियों। ये था आपका। यहां पर दो प्रकार के पत्र जारी किए गए। इन दोनों पत्रों के माध्यम से ही आप अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हो, यानी यथास्थिति सहमति पत्र था, यानी स्वतंत्र रखना। क्या करना है यहां पर? स्वतंत्र रखना चाहते हो तो आपको किस पर करना? स्वतंत्र रखना चाहते हो तो आपको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने होंगे, और नहीं कि मुझे तो भारत में या भारत में मिलना है, यानी भारत की जो राज्य बनेगा राजस्थान, उस राजस्थान में मिलना है, तो आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। उसके बाद ही आप क्या हो सकते हो? राजस्थान में आपका विलय हो सकता है। ये इस प्रकार के दो पत्र। और ये जो पत्र जारी किए थे ये रियासती सचिवालय यानी रियासती विभाग के द्वारा जारी किए गए, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा वीपी मेनन थे। ये था, इनके बारे में जानकारी हो गई। अब रियासतों में आगे चले साथियों। जब भी आप कोई तैयारी कर रहे हो तो तैयारी से पहले आपको अपना तरीका बदलना होगा। बहुत सारे जने क्या करते हैं कि रटने का कार्य सबसे ज्यादा करते हैं, तो रटने से कभी भी सफलता नहीं मिलती। हाँ, ये जरूर मानता हूं मैं कि सफलता मिलती है, लेकिन सफलता कहते हैं ना कि खरगोश और कछुआ जब दौड़ता है तो दौड़ते समय उन दोनों में कहता है कि कछुआ जो धीरे धीरे चलता है लेकिन वो जीत जाता है। तो यहाँ पर कंपटीशन भी एक ऐसी ही चीज़ है। इसमें आपको कछुए की चाल रखनी पड़ेगी। अगर आपने खरगोश वाली चाल रखी और आप अगर थक गए तो डिमोटिवेट हो जाओगे। तो कछुए वाली चाल रखिए, धीरे धीरे निरंतर प्रयास करते रहिए। बहुत सारे कहते हैं कि सर अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी आने के बाद हम तैयारी करेंगे। तो साथियों, वैकेंसी आने के बाद में जो तैयारी करता है वो खरगोश की चाल में जाता है और वो जल्दी स्पीड से भागने के चक्कर में कहते हैं ना खाई में जाकर गिर जाता है। और राजस्थान में तो एक कहावत है कि जो बेड़े होती हैं उन बेड़ों की कतार में अगर चलोगे तो क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं गिरने का, खड्डे में गिरने का डर रहेगा ही रहेगा। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको उस बेड़ की जो कतार है उस कतार से साइड निकलना होगा। यानी आज के समय में आपको जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी से कुछ अलग हटकर तैयारी करनी होगी, तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी साथियों। नेक्स्ट बात आती है, अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। अब यहां पर हम रियासतों के बारे में जानकारी लेंगे कि राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, या ऐसी रियासत क्षेत्रफल में सबसे बड़ी, क्षेत्रफल में सबसे छोटी, सबसे प्राचीन रियासत, सबसे नवीन रियासत, इन सभी के बारे में जानकारी हम लेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे। तो नेक्स्ट आता है हमारा कि राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत। राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे नवीन रियासत। ये राजस्थान में जो सबसे नवीन रियासत है वो कौन सी? नेक्स्ट बात आती है तीसरा, राजस्थान में क्षेत्रफल में बड़ी रियासत। नेक्स्ट, राजस्थान में क्षेत्रफल में छोटी रियासत। ये सारे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। नेक्स्ट, राजस्थान में जनसंख्या
में सबसे बड़ी रियासत और राजस्थान में जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत। सबसे बड़ी कौन सी थी, सबसे छोटी रियासत कौन थी, ये सारी चीजें। राजस्थान में सबसे प्राचीन अगर रियासत पूछ ले तो हम मेवाड़ की धरती के रहने वाले हैं और मेवाड़ ही जो है राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। तो सबसे प्राचीन रियासत थी आपकी मेवाड़ रियासत। कौन सी थी? मेवाड़ रियासत, जहां पर वीर शिरोमणि मेवाड़ महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। उसी धरती पर वीर महाराणा सांगा ने जन्म लिया और यही इसी धरती पर वीर महाराणा आपके महाराणा कुंभा ने भी जन्म लिया है। ये वही मेवाड़ की धरती है जिसका तो इतिहास ही कुछ निराला है। और यही मेवाड़ हमारा बहुत इतिहास में आज यहीं पर नहीं पूरे विश्व में, पूरे संसार में मेवाड़ को आज भी लोग जानते हैं। और जिसका एक युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, जो हमारे मेवाड़ महाराणा प्रताप के द्वारा किया गया, जिनके गौरवमयी गाथा आज भी हम बहुत सारे जने सुनते भी हैं। तो सबसे प्राचीन रियासत पूछे तो मेवाड़ रियासत। और राजस्थान में सबसे नवीन रियासत अगर आपसे पूछ ले तो नवीन रियासत का नाम आता है और वो है झालावाड़। कौन सी रियासत? झालावाड़ रियासत। और झालावाड़ जो रियासत है ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई सबसे नवीन रियासत है। अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था इसको रियासत। तो सबसे नवीन रियासत झालावाड़ हो गई। और राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत। तो क्षेत्रफल में अगर रियासत पूछ ले कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस रियासत का था तो वो था हमारी मारवाड़ रियासत। किसका? मारवाड़ रियासत। मारवाड़ जो है यानी जोधपुर रियासत, यानी मारवाड़, मारवाड़ भी कह सकते हो उसको आप और जोधपुर भी बोल सकते हो, क्योंकि मारवाड़ जोधपुर वाला जो क्षेत्र है, जोधपुर रियासत या मारवाड़ रियासत। और सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत अगर आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल में जो सबसे छोटी रियासत थी वो कौन सी थी, तो आप में से बताइए कोई। क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत वो थी शाहपुरा रियासत। कौन सी रियासत? शाहपुरा। शाहपुरा रियासत हमारी जो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। अभी तो वर्तमान में इसको जिले का दर्जा मिलने वाला है साथियों, क्योंकि इसे जिले का दर्जा देने के लिए इसको नवीनतम जिले बनाए जा रहे हैं। कहा जाता है कि जो पुराना इतिहास था उस इतिहास को आज वापस अशोक गहलोत जी के द्वारा क्या किया गया है, वापस लाया गया है। कहा गया है कि 3 तो संभाग और 19 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक बजट में उसको लाया नहीं गया है साथियों। अभी तक बहुत सारे जनों के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही है कि सर क्या जैसे ही नए जिले बनेंगे, नए जिले जो बन चुके हैं अभी तक घोषणा हुई है साथियों, अभी तक बने नहीं हैं, तो ये 19 जिले एग्जाम में पूछे जाएंगे क्या साथियों? आपका सबका यही प्रश्न चल रहा है। तो एक बात याद रख लेना, जब तक उनको मोहर नहीं लग जाती कि राजस्थान में 19 जिले बन चुके हैं तब तक आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, लेकिन करंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में किसको संभाग बनाए जा रहे हैं और किसको आपके जिलों बनाने की घोषणा की जा रही है। अभी तक आपका राजस्थान का मैप वो का वो ही है, राजस्थान की ज्योग्राफी अभी तक वो की वो ही है, लेकिन जिस दिन बदल जाएगी उस दिन आपको पूरा मैप अलग से पढ़ना पड़ेगा। अभी तक तो आपको वही पढ़ना है। तो अभी तक जब तक उसमें मोहर नहीं लग जाए कि अब राजस्थान के इन जिलों को घोषणा, इन जिलों को बनाएंगे या बन चुके हैं, तब तक आपको अभी यही इतिहास, यही ज्योग्राफी या यही आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। ऐसा मत घबराइए कि सर अभी पढ़े या नहीं पढ़े। बहुत सारे जनों ने तो पढ़ाई ही बंद कर दिए, कहते हैं कि सर अब नया सिलेबस आए उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे क्योंकि जिले चेंज हो रहे। अरे नहीं, अभी तो बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली है। सीईटी के एग्जाम के अंदर भी हैं और जो बहुत सारी वैकेंसियां ऐसी हैं जो उसके अंदर नहीं है वो भी आने वाली हैं साथियों। तो यहां पर याद रख लेना आप लोग कि यहां पर इनको, आपको अभी जिलों की घबराना नहीं है, अभी इनको ही बारे में ही पढ़ना है। अब बात आती है राजस्थान में जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत, तो याद रखना जयपुर रियासत। कौन सी? जयपुर रियासत। और जनसंख्या में छोटी रियासत पूछूं तो भी याद रखना शाहपुरा रियासत।
रियासत जो थी ये जनसंख्या में सबसे छोटी, सबसे बड़ी तो जयपुर हो गई जनसंख्या में, और सबसे छोटी शाहपुरा रियासत हो गई, क्योंकि शाहपुरा रियासत में जिसका क्षेत्रफल कम था तो उसकी जनसंख्या भी क्या होगी, कम ही होगी। अब बात आती है, ये तो हो गई छोटी बड़ी रियासतों के बारे में। अब चलते हैं हम हमारे ठिकानों के बारे में कि राजस्थान में जो 3 ठिकाने थे वो कौन कौन से थे, जिसमें भी बड़ा ठिकाना कौन सा था, छोटा ठिकाना कौन सा था। ये 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और ठिकानों के शासकों के, वहां के जो ठिकानेदार थे उन ठिकानेदारों के भी आपके क्या किया जा सकता है, नाम पूछा जा सकता है। तो चलते हैं हम आगे। अभी तक मैं आप सभी को एकीकरण की एक रूपरेखा बता रहा हूं। अभी एकीकरण के बहुत सारे चरण हैं, 7 जो चरण हैं, उन 7 चरणों के बारे में बाद में बताऊंगा साथियों, लेकिन अभी तो सिर्फ मैं उसकी रूपरेखा, किस प्रकार से किनका किनका विलय किया गया, वही चीजें आपको यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें मिलेगी साथियों। मुझे भी पता है कि पढ़ाने वाले बहुत है यूट्यूब पर, लेकिन आपको सटीक और कहीं से कुछ ना पढ़ना पड़े इतना जो जानकारी है आपको, यानी कंटेंट जो होता है वो आपको मैं अवेलेबल करवाना चाहता हूं, ताकि कुछ हटके दूंगा तभी आप मेरी क्लास को लेने का प्रयास करेंगे साथियों। तो नेक्स्ट बात आती है यहां पर ठिकानों की। तो 3 ठिकाने थे। ठिकाने, सबसे पहला सबसे बड़ा ठिकाना, यानी सबसे बड़ा जो 3 ठिकाने थे, उन ठिकानों में सबसे बड़ा जो था वो कुशलगढ़ था। कौन सा था, पहला कुशलगढ़। नेक्स्ट, कुशलगढ़ तो हो गया सबसे बड़ा। तो अब यहां पर सबसे छोटा ठिकाना भी याद रखना कि सबसे छोटा जो ठिकाना था वो था लावा। कौन सा था, लावा। अब प्रश्न पूछा जाता है कुशलगढ़ कहां आता है, तो कुशलगढ़ तो है हमारा बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में, और लावा जो है ये है टोंक। इसके अलावा एक ठिकाना और था, तो इसके पीछे तो मैं बता रहा हूं आपको, ये तो सबसे बड़ा तथा ये था सबसे छोटा। आई बात समझ में कि सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा ठिकाना अगर पूछ ले तो सबसे बड़ा तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा और सबसे छोटा लावा टोंक था। एक ठिकाना और था और उसका नाम था निमराना, निमराना, और ये था अलवर। छोटा बड़ा याद हो गया, तो अभी इसका मतलब ये लावा से तो बड़ा ही होगा और कुशलगढ़ से छोटा ही होगा, तो बीच वाला मामला हो गया साथियों, ये याद रखना, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि बहुत सारे जने क्या अपना अपना अलग तरीके से माइंड लगा लेते हैं, लेकिन अपने को थोड़ा सा वो कहते हैं ना, माइंड अपना उतना ही लगाना जितना काम आए, क्योंकि ज़्यादा माइंड लगा लेते हैं तो गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो यहाँ पर निमराना अलवर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर, यहाँ के शासक कौन थे, इसके शासक कौन थे, और यहाँ के शासक का यानी यहाँ के ठिकानेदार कौन थे, इनके नाम याद रखना आपको जरूरी है। हरेंद्र कुमार सिंह जी थे कुशलगढ़ बांसवाड़े के। हरेंद्र कुमार सिंह, हरेंद्र कुमार सिंह जी जो थे वो कुशलगढ़ जो ठिकाना था उस कुशलगढ़ ठिकाने के ठिकानेदार थे। नेक्स्ट बात आती है लावा टोंक के, तो यहां के थे वंश प्रदीप सिंह। कौन थे, वंश प्रदीप सिंह जी, ये यहां के क्या थे, ठिकानेदार थे। इनके द्वारा लावा टोंक का जो ठिकाना है, इस ठिकाने के ये यहां के ठिकानेदार थे। अब बात आती है निमराना अलवर का जो ठिकाना है, इसके थे राजेंद्र सिंह जी। कौन थे, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी जो थे वो आपके निमराना जो अलवर के अंदर ठिकाना है उस ठिकाने के ठिकानेदार थे साथियों। तो ये हो गया आपके ठिकानों के बारे में भी जानकारी। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि अजमेर जो था, अजमेर मेरवाड़ा, वो हमारा एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, अब आगे देखते हैं हम यहां पर और क्या चीजें देखनी है हमें। तो देखो अब इसमें आगे लेके चलता हूं, तो यहां पर एकीकरण में बाधाएं, मैं अगला जो हेडिंग डाल रहा हूं वो है आपका एकीकरण में बाधाएं। सबसे मुख्य चीज यही पूछी जाती है कि एकीकरण में बाधाएं क्या थी, एकीकरण में सबसे मुख्य बाधाएं क्या थी, यही पूछा जाता है साथियों सबसे, कि एकीकरण में जो बाधाएं थी वो बाधाएं क्या क्या थी। तो सबसे पहली बाधाएं देखो, एकीकरण में एक धारा आई, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8। कौन सा देखना, याद रखना इधर,
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा जो 8 है, उस धारा 8 के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत यहां पर इस रियासती जो विभाग था, इस रियासती विभाग ने घोषणा की कि यहां पर जो वह रियासतें, यानी राजस्थान की वह रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व यानी अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है, वो भारत में नहीं मिलना चाहती तो मत मिले, लेकिन वो रियासतें अपने आप को क्या रख सकती है, स्वतंत्र रख सकती हैं। जो 10 लाख तो उनकी 10 लाख जनसंख्या, 10 लाख जनसंख्या तथा 1 करोड़ आय हो, यही अपने आप को क्या रख सकती थी, स्वतंत्र रख सकती थी। यानी यहां पर घोषणा कर दी कि आपको भारत में मिलना ही होगा, लेकिन अगर वो रियासत जो अपनी जनसंख्या 10 लाख रखती है तथा अपना जो आय है, इस वर्ष की आय जो है वो 1 करोड़ अगर उनकी आय है, तो वो अपने आप को क्या रख सकती हैं, स्वतंत्र रख सकती हैं। बाकी उस रियासत को जो इन दोनों ही शर्तों को नहीं मानेगी, वो रियासतें भारत में मिलना तय था। अब यहां पर देखो साथियों, यहां पर ऐसी सिर्फ राजस्थान में 4 रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व यानी स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली जो रियासतें थी वो 4 थी हमारी। एक तो थी मेवाड़, मारवाड़, मारवाड़ का मतलब है साथियों जोधपुर रियासत। कौन सी रियासत, जोधपुर रियासत। मारवाड़ के बाद में ढूंढाड़, ढूंढाड़ यानी जयपुर रियासत, और एक और रियासत थी आपकी, वो थी बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत, ये अपना चारों जो रियासतें हैं वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके आ रही थी कि 10 लाख जनसंख्या तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ की जो जनता थी, जानते ही हैं राजा महाराजाओं ने कितना परेशान किया होगा, तब जाके जनता ने कहा हमें राजाओं महाराजाओं के साथ में नहीं रहना, हमें तो भारत में मिलना है। तो अब इनको जनसंख्या तो पूरी करनी होगी, अगर रियासत को स्वतंत्र रखना है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ संघ बनाना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर कुछ संघ बने, तो यहाँ पर अलग अलग रियासत अलग अलग संघ बनाए गए, उन संघों के द्वारा कुछ प्रयास किया गया, लेकिन उन सभी का प्रयास असफल रहा और अंत में हमारी क्या बनी, सारी रियासतें बनी। यहां पर कौन कौन से संघ बने, सबसे पहली बात आती है कि क्योंकि कहा जाता है कि यहां पर जो राजा थे, ये राजा इसलिए तिल मिला उठे थे क्योंकि राजाओं के जो विशेषाधिकार थे, वो विशेषाधिकार क्या हो रहे थे, समाप्त हो रहे थे। अगर राजाओं के विशेषाधिकार समाप्त हो गए तो राजा करेंगे क्या, तो यहां पर विशेषाधिकारों के लिए यहां पर कुछ संघ बनाने की बात हुई। उसमें से सबसे पहला जो संघ बनने जा वो मेवाड़ यानी उदयपुर रियासत के शासक थे भूपाल सिंह जी, इनके द्वारा प्रयास किया गया और उनके द्वारा जो संघ बनाया गया, ये बनाया गया पहला राजस्थान यूनियन। राजस्थान यूनियन, राजस्थान यूनियन किसने बनाने का प्रयास किया साथियों, तो याद रखना राजस्थान यूनियन भूपाल सिंह जी ने। भूपाल सिंह जी ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया, और यह बनाने का जो प्रयास किया वो 3 राज्यों को मिलाकर मेवाड़, मालवा व गुजरात की रियासतों को मिलाकर गुजरात की रियासतों को मिलाकर क्या बनाने का प्रयास किया, राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। और यह प्रयास भूपाल सिंह जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, भूपाल सिंह जी के द्वारा किया गया साथियों। तो ये भूपाल सिंह जी ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया, लेकिन ये क्या हो गया था, राजस्थान यूनियन का असफल हुआ, असफल हुआ।
ये राजस्थान यूनियन हो गई। दूसरा आता है हमारा वागड़ संघ। दूसरा है हमारा वागड़ संघ। अब ये जो वागड़ संघ था, ये वागड़ संघ किसने बनाने का प्रयास किया? तो वागड़ का इसका मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र, यहां पर इन तीनों को ही मिलाकर क्या बनाने का प्रयास किया जाएगा? वागड़ संघ। और ये जो वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया साथियों, वो किया था हमारे वागड़ के यानी डूंगरपुर के शासक थे। उनका नाम क्या था डूंगरपुर के शासक का? उनके द्वारा किया गया, तो उनका नाम था लक्ष्मण सिंह जी। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा। और किस किस को मिलाकर? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ तीनों रियासतों को मिलाकर बनाने का प्रयास किया, लेकिन यह भी क्या हो गया यहां पर? असफल। असफल। अब नेक्स्ट आता है तीसरा संघ। कौन सा बना? 4 संघ टोटल कुल मिलाकर। संघ तो और भी बहुत सारे बने थे, लेकिन मेन मिलाकर 3 संघ बने थे, 4 संघ बने थे। तीसरा संघ आता है हमारा हाड़ौती संघ। और हाड़ौती संघ जो बनाने का प्रयास किया, वो कोटा के महाराव थे, उनके द्वारा यह प्रयास किया गया। और कोटा के महाराव का नाम आता है भीम सिंह जी। क्या नाम आता है? भीम सिंह जी। भीम सिंह जी के द्वारा प्रयास किया गया। और हाड़ौती के अंतर्गत अगर आपसे पूछ ले कि कौन कौन सी रियासतों को मिलाकर ये हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया गया, तो वही कोटा, बूंदी, झालावाड़। अभी तो 12 भी जुड़ चुका है, लेकिन उस समय 12 रियासत नहीं थी। वो तो क्या था? एक जागीर थी, जो जागीर हमारे मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आती थी। तो यहां पर कोटा, बूंदी व झालावाड़। कोटा, बूंदी व झालावाड़ रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया? ये संघ बनाया गया था, हाड़ौती संघ बनाया गया, जो भीम सिंह जी के द्वारा इसका प्रयास किया गया था। साथियों, नेक्स्ट चौथा आता है हमारा। चौथा संघ जो था, और सबसे इंपॉर्टेंट संघ भी माना जाता है इसे, उसका नाम था राजपुताना संघ। कौन सा संघ था? राजपुताना संघ। संघ। और ये भी साथियों, इसका भी याद रखना, ये भी असफल हुआ था। हाड़ौती संघ जो था ना, ये भी असफल। सारे संघ असफल हुए थे साथियों, ये याद रख लेना आप लोग कि सारे जितने भी संघ बनाए गए वो सारे क्या हो गए थे? असफल हुए थे। तो राजपुताना जो संघ बनाया गया, ये बनाया गया था साथियों, ये हमारी जयपुर के द्वारा। और जयपुर के उस समय शासक थे सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह। ये कोटा, भीम सिंह जी कोटा, ये जयपुर, ये लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर। इनके द्वारा ये संघ बनाया गया। और इस संघ के द्वारा भी क्या किया गया साथियों? इस संघ के द्वारा यहां पर राजपूताना की जितनी भी रियासतें हैं, उन सभी रियासतों को मिलाकर यह संघ बनाने का प्रयास किया, लेकिन यह राजपूताना संघ भी क्या हो गया? यहां पर असफल हुआ। तो समस्त राजपूताना की रियासतों को मिलाकर ये संघ बनाने का प्रयास किया। साथियों आप सभी से निवेदन है कि आप इस क्लास को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और सभी तक ये मेरी क्लास पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके एक ही प्रयास से हमारा भी मोटिवेशन जो होता है हमें वीडियो बनाने का, वो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आप लोगों से सभी से निवेदन है कि मेरी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और ABC एग्रो क्लासेज जो उदयपुर के अंदर अभी वर्तमान में सुपरवाइजर का बैच या जो भी बैच है यहाँ पर चल रहे हैं, उस बैच में जिनको भी ऑफलाइन क्लासेज भी अगर ज्वाइन करनी है तो वो वहाँ से कर सकते हैं, या इनके जो हमारे YouTube चैनल से या जो ABC एग्रो क्लासेस का हमारा ऐप है वहाँ से भी आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। साथियों तो यहाँ पर ये कुछ संघ बनाए गए जिनका द्वारा
राजस्थान का क्या हुआ है, एकीकरण हुआ है। और यह एकीकरण इस तरह से चला कि राजपूताना ही नहीं अपितु पूरा राजस्थान जो था यहां पर पूरा बिखरा हुआ था, उस बिखरे हुए राजस्थान को इन सभी ने यानी एकीकरण के माध्यम से 7 चरणों के माध्यम से राजस्थान का विलय किया गया साथियों। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। तो साथियों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि आगे की क्लास में और आगे के वीडियो में लेके आऊँगा आपके सामने और इसी जोश और जुनून के साथ लेके आऊँगा। और आप लोगों से एक ही निवेदन है, लाइक और शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब का जो एक वो कहते हैं ना घंटी, वो लगी बनी हुई वहाँ पर एक घंटी, उस घंटी पे एक क्लिक करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला साथियों। आपके लिए इतना डीप में मैं लेके आने वाला हूं कि कहीं से आपको कुछ भी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी साथियों। तो साथियों आप सभी से आज की क्लास से मैं यहीं से जाना चाहूँगा। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।